अरे कुछ पूछ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? अब यही पढ़ोगे सर, क्या क्वेश्चंस नहीं बन रहा है? अरे मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है? लॉस करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे उल्टा करना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद हमने बात किया था सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? हमारे पास हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा? फ्लोरीन। उसके बाद हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका है? ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडाइज होने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। मतलब हमारे पास बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होगा वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करने के लिए क्या होता है? रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने ये दूसरा बात ये देखा था कि जो मेटल्स हमारे पास, जो मेटल जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव, जो नॉन मेटल जितना नीचे होगा उतना हाईली रिएक्टिव। क्लियर? अगर हमारे पास दो मेटल्स का, अगर हम यहां पे बात करें जिंक और हमारे पास क्रोमियम का, जिंक और क्रोमियम की बात करें तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्रोमियम। मगर जब हम यहां पे बात करेंगे दो नॉन मेटल्स की, अगर हम बात करें दो नॉन मेटल्स में, अगर हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, जैसे देखो अगर हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन। क्लियर? तो जो मेटल जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव, मेटल जितना नीचे उतना लेस रिएक्टिव, नॉन मेटल जितना नीचे उतना ज्यादा रिएक्टिव, और जितना ऊपर होगा वो उतना लेस रिएक्टिव। ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? अगर हमारे पास बोल रहे हैं रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज जितना ऊपर वाला ऑक्सीडेशन दिखाएगा, तो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा पावरफुल। क्लियर? चलो अमन बताएगा मेरे को, लिथियम प्लस और लिथियम में हमारे पास कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? वो रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सबसे क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये हमारे, सॉरी ये उल्टा कर दिया, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारे पास लोवेस्ट, वीकेस्ट या बोल सकते हो लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने बोला था लिथियम से लिथियम प्लस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब ये पता कैसे करते हैं? जैसे देखो लिथियम कहां जाएगा? लिथियम प्लस में, तो मतलब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और लिथियम से लिथियम प्लस जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसकी टेंडेंसी लिथियम से लिथियम प्लस की जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, तो वापस आने की टेंडेंसी सबसे कम। तो अगर ये लिथियम अगर +1 से 0 में जाएगा तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। तो दूसरे को क्या करेगा? तो ये टेंडेंसी सबसे कम था। अगर टेंडेंसी सबसे कम होगा तो ये लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इतनी बातें हमने कर लिए थे। अब आगे देखेंगे। ये क्वेश्चंस भी कर लिए थे ना। चलो यहां से हमारे पास दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। देखो हमारे पास ए बी सी एलिमेंट्स दिया हुआ है। अच्छा देखो यहां पे कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन, जो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन है। क्यों? कैसे रिडक्शन पता चला?
इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से इधर क्या होता है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है, ये नहीं बोलना चाह रहे तुम लोग, कुछ सोच समझ के थोड़ा चलो। ए बी सी डी रिएक्टेंट दिया हुआ, ये प्रोडक्ट दिया, अब बताओ ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, कितना हद कर देते हो यार, समझ नहीं आता है। सोडियम से अगर हमारे पास सोडियम प्लस जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 0, और ये क्या है +1, 0 से +1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, शुरू में बोले सही, अभी जब पूछ देता हूं तो फिर गलत, थोड़ा सा, तो ये सारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब यहां से मेरे को, यहां से देखो, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का पॉजिटिव दिया है, किसी का नेगेटिव दिया है। अब ए बी सी डी आपके पास ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास मेटल है या नॉन मेटल, बात समझ में आ रहा है, अगर मेटल है और नॉन मेटल में नहीं बात किया हुआ है, तो यहां से देखो, ये अगर सीरीज में अगर वापस चले हैं, सीरीज में अगर हमारे पास वापस चले, तो अगर आपको ये एलिमेंट्स अगर दिख रहे होंगे या आपको ये सीरीज दिख रहा होगा, तो गौर से देखो, मेटल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिख जाएगा, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिख जाएगा। देखो जैसे लिथियम का ये हमारे पास रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है, नेगेटिव में, मगर यहां पे देखो कॉपर का, कॉपर रिड्यूस हो रहा है और इसका किसमें है, पॉजिटिव में, तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन था, तो इसका अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -0.54, और इसका अगर लिखना चाहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 3.05 वोल्ट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, तो अगर एक्सेप्ट हो तो ये जो अरेंज लिखा हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो मेटल का जो रिएक्टिविटी पढ़े हो आप, मेटल का जो रिएक्टिविटी पढ़े थे वो किसका पढ़े थे, मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़े थे ना। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे लिखेंगे तो बस नेगेटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो हमारे पास अब यहां से आपको पीछे जब वाले में हम लोग जाएंगे, तो अब आप दूसरा देखना, मेटल का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख गया, मगर जब नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे यहां पे आयोडीन देखो, आयोडीन का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा देखो हमारे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव। ऑक्सीजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अब मेटल्स का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल हो सकता है, मगर नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ऑलवेज नेगेटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, ये बातें गांठ बांध के रखनी है। तो ये चीज थोड़ा सा साइड में नोट करके लिख लो कि अगर हमारे पास मेटल है तो मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मगर अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमने जो पढ़ा है मेटल का रिएक्टिविटी जो पढ़ा था, मेटल के केस में मेटल का जो हमारे पास रिएक्टिविटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमारे पास नॉन मेटल का जो होगा, नॉन मेटल का जो था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था। अब यहां से बात समझना, कभी कभी ना भी लिखना होता है, पीडीएफ भेज ही देते, टेंशन का लेता है इस चीज का। यहां से देखो, मेटल की रिएक्टिविटी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉन मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर दोनों का पैरामीटर अगर अलग अलग है, दोनों का पैरामीटर अलग अलग, तो दोनों को मिक्स थोड़ी करेगा। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब वो हमेशा क्या होगा, मेटल्स होगा। तो ये मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज करना है। मगर अगर हमारे पास अगर ये सारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमारे पास नेगेटिव में लिखा रहता,
नॉन मेटल का जो अगर ये जो डाटा ए बी सी डी का अगर सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में लिखा रहता या रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में लिखा रहता तब उसके केस में मानते नॉन मेटल, मगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो मतलब ये सारे ए बी सी डी क्या है हमारे पास, मेटल है। तो मेटल का रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सारा वैल्यू दिया हुआ। तो जो सबसे ज्यादा हमारे पास वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, ये नंबर देख के बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, 0.75। ये किसका है हमारे पास, तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। बात समझा, हमारे पास रिएक्टिव की अगर बात करें, रिएक्टिव की बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, बी। बी के बाद कौन आएगा, बी के बाद हमारे पास डी, उसके बाद सी, और उसके बाद सबसे लास्ट में देखो गौर से हमारे पास क्या क्या है, बस ये नंबर देखो, बी का हमारे पास था 0.75, डी का हमारे पास 0.35, सी और ए का नेगेटिव में दिया हुआ, तो नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होगा उतना बड़ा होगा। जैसे -5 और -10 है, नंबर 10 बड़ा सुनने में लग रहा है मगर 10 है नहीं, वो तो 10 छोटा है ना। तो उसी तरह हमारे पास यहां पे जो नंबर है वो 0.25 है और यहां पे -1.5 है। तो ये नंबर अगर नेगेटिव में बड़ा है तो वो छोटा हो गया। तो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस ही आ गया। अब हमारे पास क्या बात करना है, रिड्यूसिंग नेचर का। तो रिड्यूसिंग नेचर मतलब खुद को क्या करेगा, रिड्यूसिंग नेचर मतलब खुद को ऑक्सीडाइज। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, सेम ही तो है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी सी और हमारे पास ए। क्या बात समझ में आया, क्लियर, अरे हाँ या ना। अगर हमारे पास अगर बोलेगा कि अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर अरेंज करना तब भी कर लेते। ये नंबर को अरेंज करना तो आता है ना। बस बढ़े आगे, अब लिखना चाहोगे ये कि आगे बढ़े, चलो। हमारे पास दूसरा ये रिएक्शन दे दिया हुआ है, आपने पढ़ा है ना सिंपल सा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था जो आप पढ़ते थे, याद करो 10th में आपने पढ़ा था Zn जिंक में। अगर हम कॉपर सल्फेट, ये ना यहां पे तो वही लेकर ले लेंगे तो फिर नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये बनता था जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो सिंपली हमारे पास देखो तो ये क्या है, ये जो जिंक होता था मोर रिएक्टिव होता था, कॉपर लेस रिएक्टिव। अगर इस चीज को समझना चाहोगे तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहां पे देखो ये जिंक तुम्हारे पास ऊपर है और कॉपर यहां पे कहीं नीचे आना चाहिए, ये कॉपर। तो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, जितना नीचे होगा उतना लेस रिएक्टिव। तो ये लेस रिएक्टिव और ये मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, बात समझ में आया? तो ये जो इतना ऊपर होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। अगर लिथियम और पोटेशियम का है तो लिथियम पोटेशियम को रिप्लेस कर सकता है। तो जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। क्या बात समझ में आया? यही था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आप किसी का भी नॉर्मली नहीं लिख सकते। अब यहां देखो इस क्वेश्चंस में आपको क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब है कि ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस। ये अच्छा मेरे को बताना, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन या फिर हमारे पास Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Zn, किसका वैल्यू लिखा हुआ है? ये जो जिंक का लिखा हुआ है ना, तो ये जो लिखा हुआ है -0.76, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर वाले रिएक्शंस का लिखा हुआ है, नीचे वाले का लिखा हुआ है, नीचे वाले का। यहां पे देखो एक टर्म्स लिखा हुआ है रिडक्शन। तो अगर हमारे पास रिडक्शन लिखा हुआ है, रिडक्शन लिखा हुआ है तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहा है तो ये ऊपर वाला रिएक्शंस नहीं है। इसका कितना पोटेंशियल दे दिया हुआ, -0.76 वोल्ट। दूसरा देखो Hg का है, तो हमारे पास Hg2+ से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंज्यूम करेगा तो ये क्या बनेगा Hg, और इसका कितना दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। और दूसरा लास्ट दिया हुआ है कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारे पास 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा तो ये हमारे पास कोबाल्ट बनाएगा। इसका कितना पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि जो Ag है, अब देखो हमारे पास Ag है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज कर सकता है मतलब सीधा सिंपली क्या है, पहला हम स्टेटमेंट बता रहे हैं, दूसरा समझना। अगर हमारे पास रिएक्शंस है तो देखो यहां से हमारे पास Ag कैन ऑक्सीडाइज, तो Ag जब हमारे पास Ag+ में चेंज करा, पहले तो यहां से रिएक्टिव एक दो चीज समझना। Ag कैन ऑक्सीडाइज, तो अगर Ag ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। Ag अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और हमारे पास जिंक और कॉपर को क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइज। तो कॉपर क्या, जिंक और कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अब यहां से देखो जिंक हमारे पास रिड्यूस हो रहा है और कॉपर और हमारे पास जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर हमारे पास समझना, अगर इन दोनों से इसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या फिर सॉरी इसका हमारे पास क्या होना, रिड्यूस हो रहा है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, और दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे होगा ये। अब देखो किसी एक की बेसिस पे ही लिखो, देखो हमारे पास रिडक्शन दे दिया हुआ, तो रिडक्शंस के बेसिस पे लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन तो दिया नहीं हुआ, तो हमने ये कर लिया। तो अगर हमारे पास, अब यहां से समझना, ये दोनों मेटल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन से और ये नहीं करेगा, तो Ag का कितना हमारे पास पोटेंशियल दे दिया हुआ है, अच्छा यहां पे Hg नहीं होगा, ये Ag आना चाहिए, सॉरी ये प्रिंटिंग लिखने से मिस्टेक हो गया, और Ag यहां सिंपली प्लस होगा, 2 प्लस नहीं होगा, Ag प्लस होगा। तो Ag हमारे पास, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे दिया हुआ है, 0.8। हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो इन दोनों से क्या दे दिया हुआ है, कम या ज्यादा। यहां पे देखो सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ, इन तीनों में से सबसे पहले रिड्यूस कौन होना चाहेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट की बात नहीं करें, रिड्यूस होना, तो रिड्यूस अगर को रिड्यूस होना चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करना, तो जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल जनरेट होगा, सब रिडक्शन ही दिया हुआ है, सबसे ज्यादा किसका हमारे पास, तो सिल्वर क्या करना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। और रिड्यूस अगर होगा तो इस, अगर ये रिड्यूस होगा तो इतना पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब इससे अगर हमारे पास किसी का भी कम होगा तो उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये इतना पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो इतना पोटेंशियल जनरेट करेगा तो या तो सीधा सिंपली समझो, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि सारा क्या है, मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो कम ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम या तो इसको हम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम पुट करना चाहेंगे तो सबसे ऊपर कौन आएगा हमारे पास, जिंक आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉपर आएगा, और उसके बाद कौन आएगा हमारे पास, Ag आएगा। तो ये क्या है कि हमारे पास जिंक, हमारे पास सॉरी उल्टा, यहां पे हमारे पास Ag क्या कर सकता है, इजिली रिड्यूस हो सकता है, और इन दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर सकता है। जो नीचे वाला रिड्यूस होगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये पहला स्टेटमेंट तो वही तो लिखा हुआ था। अगर इसको अगर हमारे पास ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, तो रिड्यूस होने के लिए कौन सा रिड्यूस होना चाहिए था, Ag+ होना चाहिए था ना, रिड्यूस कि Ag रिड्यूस होना चाहिए था, Ag+। तो Ag+ तो लिखा हुआ ही नहीं है, क्या बात समझ में आया। Ag जो हमारे पास है, Ag रिड्यूस होना चाहिए, मगर Ag रिड्यूस नहीं होगा, Ag+ रिड्यूस होगा। हमारे पास दो चीज है, Ag है और हमारे पास Ag+ है, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, Ag+ लेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब यहां से देखना, फिर से दूसरा क्या दिया हुआ, तो पहला हमारे पास Ag+ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये हमारे पास
रिड्यूस नहीं होगा, Ag प्लस होता। दूसरा पर चला, Ag कैन रिड्यूस, Ag अब रिड्यूस करेगा, Ag कैन रिड्यूस हमारे पास Zn2 प्लस और Cu 2 प्लस। तो अगर हमारे पास Ag रिड्यूस करेगा, तो अगर Ag रिड्यूस करेगा इन दोनों को, ये अगर हमारे पास Zn प्लस 2 है और Cu 2 प्लस है, इन दोनों को क्या कर देगा, रिड्यूस करके जिंक बना देगा और क्या बनाएगा, कॉपर। तो अगर इनका अगर रिड्यूस कर रहा है तो हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए था, ज्यादा। ये रिड्यूस अगर कर पा रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए इन दोनों के कंपेयर में। क्या वही चीज लिखा हुआ है? Ag हमारे पास रिड्यूस करेगा, अगर इन दोनों को रिड्यूस करेगा तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मगर यहां पे तो हमारे पास सबका रिडक्शन, यहां तो रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ है। ये डाटा ही गलत है लगता है। एक मिनट रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का था, जिंक और Ag का था ना। चलो ठीक है, इसको इतना सब कुछ खत्म करो। हमारे पास ये जो डाटा दिया हुआ था, ये इसके बेसिस पे कर सकते हैं। सीधा सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट होगा, अगर Ag जो होगा वो लेस रिएक्टिव, कॉपर उससे ज्यादा रिएक्टिव और जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये हमारे पास इसके बेसिस पे हमने ऑर्डर बनाया। तो अगर हमारे पास क्या होगा, ये जिंक ज्यादा पावरफुल है तो जिंक क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइज होगा, जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा तो इन दोनों को क्या कर सकता है, रिड्यूस। तो जिंक अगर हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा तो कॉपर और हमारे पास Ag क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास जिंक, कॉपर और Ag सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Ag का है। तो अगर Ag हमारे पास रिड्यूस होगा तो इन दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब ये दोनों बात ही सिर्फ सही होगा, बाकी बात कुछ करना नहीं है। ये बात समझ में आया? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जिंक हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव, तो ये सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो ये बाकी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो इसका सबसे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा, तो बाकी को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां से देखो, पहला हमारे पास जिंक के बेसिस पे देखो, जिंक वाला दो एक स्टेटमेंट है, तो जिंक कैन रिड्यूस देखो, जिंक कैन रिड्यूस क्या कर रहेगा, कॉपर और Ag को। तो रिड्यूस जो होगा वो हमारे पास 2 प्लस और Ag प्लस ही होगा, वही लिखा हुआ है। दूसरा देखना, दूसरा Ag के बेसिस पे लिख सकते हैं। अब Ag रिड्यूस होगा मतलब ये पॉजिटिव वाला रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स कौन का एक्सेप्ट करेगा, प्लस वाला एक्सेप्ट करेगा। और ऑक्सीडाइज कौन होगा, हमारे पास न्यूट्रल वाला। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, जो न्यूट्रल होगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जो पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास Ag प्लस, अब Ag प्लस के बेसिस पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, बात समझ में आया? तो अगर Ag प्लस के बेसिस पे नहीं लिखा हुआ तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। क्या बात समझ में आया? क्लियर इतनी बातें? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक था, तो अगर जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो बाकी को क्या करेगा, रिड्यूस। अगर हमारे पास Ag सबसे लेस रिएक्टिव था तो ये रिड्यूस होगा, तो बाकी क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास दो ही स्टेटमेंट बनाना था। बढ़िया, आगे चलो। अब देखना यहां से डाटा, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ है। मतलब हमारे पास किसी भी करस्पॉन्डिंग आयन से मान के चलते सब पे हमारे पास +1 है, A, B प्लस, C प्लस और हमारे पास D प्लस। अब ये जो हमारे पास ये सब इलेक्ट्रॉन्स अगर कंज्यूम करेगा, तो हमारे पास ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन करेगा, तो हमारे पास A, B, C, D। और ये वैल्यू दे दिया हुआ, A का कितना दिया हुआ, -1.91 वोल्ट,
बी का कितना दिया हुआ है 0.75 वोल्ट, सी का दिया हुआ -0.55 वोल्ट और डी दिया हुआ हमारे पास 0.15 वोल्ट। अब हमसे क्या बोला, अरेंज ए बी सी डी इन देयर रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग नेचर। तो अब यहां देखो फिर से वही चीज है कि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल ना तो सबका नेगेटिव दिया है ना सबका पॉजिटिव दिया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया हुआ, तो मेटल होगा या नॉन मेटल? मेटल होगा। अब मेटल में आपने पढ़ा कि रिएक्टिव सीरीज में जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव और जितना हमारे पास नीचे होगा उतना लेस रिएक्टिव। तो ऊपर जो हमारे पास अरेंज करेंगे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे करेंगे या तो रिडक्शन के बेसिस पे लिखो, सबसे मिनिमम से ऊपर से स्टार्ट करो। हमारे पास क्या दिया हुआ, रिडक्शन का ही दिया हुआ, तो लिथियम का जो लिखते थे सब -3.05 सबसे ऊपर लिखते थे। इस केस में सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम कौन है? तो ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव आएगा। ए के बाद कौन सा हमारे पास सबसे मिनिमम है? सी आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? डी आएगा। और उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। क्या ये मेटल्स के हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे अरेंज कर लिया? जो जितना ऊपर होगा उतना रिएक्टिव। तो हमारे पास यही तो करना था, रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे। तो रिएक्टिविटी का हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी का हमारे पास ए सबसे ज्यादा, सी, उसके बाद डी और उसके बाद बी। और नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मतलब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये जो हम लोग सीक्वेंस बनाए वो किसके बेसिस पे बनाया, ऑक्सीडेशन पर, जो जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बोलो या फिर हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर बोलो, वो दोनों क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? बढ़े आगे, क्लियर? तुम्हें क्लियर कैसे हुआ, लास्ट में आई नहीं है, वो सीरीज पे डिपेंडेंट है सारा कुछ। अब वो जब तक सीरीज क्लियर नहीं होगा तब तक वो कैसे बढ़ जाएगी। चलो यहां पे दो सवाल दिया हुआ, आयोडीन दिया हुआ और ब्रोमीन दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया हुआ दोनों का। अभी हमारे पास अब ये कैसा है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में हमारे पास जो जितना नीचे होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, या फिर जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव। तो यहां पे हमारे पास पहले तो ये बताओ, ब्रोमीन और आयोडीन में रिएक्टिव कौन होगा? ब्रोमीन और आयोडीन में याद करो, हमने रिएक्टिविटी सबसे नीचे क्या लिखा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर आयोडीन। या तो कुछ नहीं, यहां पोटेंशियल दिया हुआ है ना रे, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि रिडक्शन दिया हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू आयोडीन। अच्छा नहीं, ये तो हमने डाटा ही गलत तब पुट कर दिया है, आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, नहीं सॉरी नहीं ठीक तो है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, आयोडीन, अब ब्रोमीन, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन और सबसे लास्ट में फ्लोरीन, वही चीज है। तो हमारे पास अगर आयोडीन और ब्रोमीन में बोला था, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, डाटा ठीक दिया हुआ है, क्लियर इतनी बात है। अब हमारे पास क्या बोला, आयोडीन कैन बी एबल टू रिड्यूस। देखो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो हमारे पास नॉन मेटल जब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, नॉन मेटल वो सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा। फिर से चलो देखो यहां से समझना, जैसे अगर हम बात करें थे ZnCuSO4, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे थे कि जिंक हमारे पास, अच्छा इसमें कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, फिर भी ले लो। हमारे पास जिंक कॉपर अगर करेंगे तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हमारे पास कॉपर बनाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाई मेटल जो हाई रिएक्टिविटी होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो हाई रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो हाई रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो लो रिएक्टिव होगा वो +2 से क्या आ जा रहा है, 0। अब यहां से समझना, आयोडीन कैन एबल टू रिड्यूस ब्रोमीन। अब यहां पे मेटल के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होगा, हाई जितना जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और नॉन मेटल के केस में क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। तो अगर रिड्यूस होगा तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Br2। दो चीज है, Br- और हमारे पास Br2, तो Br2 ज्यादा रिएक्टिव है।
तो Br2 ज्यादा रिएक्टिव है तो Br2 क्या होगा, रिड्यूस होगा, और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस रिएक्शंस को उल्टा कर सकता है। बात समझ में? ये अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये दूसरे को होने नहीं देगा, उसको उल्टा काम करवाएगा। बात समझ में? अब यहां पे देखो मेटल, ये दोनों मेटल का काम क्या है, ऑक्सीडाइज होना, मगर ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि नॉन मेटल के केस में उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस होगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हमारे पास अब यहां से समझना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ, आयोडीन कैन एबल टू रिड्यूस ब्रोमीन। आयोडीन क्या करेगा, ब्रोमीन को रिड्यूस कर सकता है। तो ब्रोमीन तो रिड्यूस, वही चीज तो लिखा हुआ है। बात समझ में आया? दूसरा देखना, ब्रोमीन कैन एबल टू ऑक्सीडाइज आयोडीन। अच्छा, ये भी हमारे पास सही आ जाएगा। अब यहां पे एक जगह पे आयोडीन आयन लिखना चाहिए था, आयोडाइड आयन और आयोडीन लिखना चाहिए था। यहां पे एक आयोडीन जैसे I2 और I- वो डिफ्रेंशिएट नहीं किए, क्योंकि आयोडीन और आयोडाइड आयन होना चाहिए था। दोनों में आयोडीन लिखा हुआ है। दूसरा देखो, आयोडीन कैन एबल टू रिड्यूस, आयोडीन रिड्यूस थोड़ी करेगा, आयोडीन क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा, ब्रोमीन कैन एबल टू ऑक्सीडाइज आयोडीन। तो यहां पे दो ब्रोमीन लिखा हुआ है, एक जगह ब्रोमाइड आयन आता। नहीं, पहला ये दोनों और ये, बस यही चीज है कि आयोडीन और आयोडाइड आयन में ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयन होना चाहिए था। इस चीज को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। जैसे देखो, अच्छा यहां पे टाइप तो कर ही नहीं सकते, छोड़ दो। इसमें हमारे पास एक जगह आयोडीन की जगह आयोडाइड होता, और एक जगह हमारे पास आयोडीन रहता, एक जगह पे आयोडाइड रहेगा, बस उसमें चेंज होना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसके बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, अब ये ठीक है। हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर पढ़ लिया था, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन चाहिए। अब यहां से देखो, हमारे पास ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, क्लास से बाहर चले जाएं आप लोग दोनों। पहला तो आप रेगुलर आइएगा नहीं और उसमें भी अटेंशन नहीं देना है, तो फिर कैसे क्या होगा। अध्याय आप लोग यहां से देखो, ये क्वेश्चंस में हमारे पास क्या करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास, उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। वीकेस्ट बोला हुआ है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम। दूसरा देखना, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस हो रहा था तो वो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल। वीकेस्ट लिखा हुआ तो ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करके बताइए। नहीं, अरे अभी तो बोले ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका मैक्सिमम क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे पहला ये क्या दिया हुआ है, सब में देखो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन। तो रिडक्शन सबसे ज्यादा किसका है, इसमें सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, तो ये अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा मैक्सिमम है तो मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास MnO4 माइनस हो गया। दूसरा समझना, आपको मैंने लिखवाया था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर, ये बताया था। अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जिसका मिनिमम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका मिनिमम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो इसका जब सब नेगेटिव करोगे तो सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, Sn प्लस
4। अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, मिनिमम। तो सबसे मिनिमम हमारे पास किसका है, इसका है। ये बात समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम करना, तो इसी का तो रिडक्शन पोटेंशियल, सब तो रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो सबसे छोटा वैल्यू किसका है हमारे पास। अच्छा यहां से दो चीज देखना, एक छोटा सा चीज, हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Sn+2 Sn+4 का ज्यादा Sn+4 का होगा या Sn+2 का होगा। रिएक्शन चेंज करोगे ना, स्विच करोगे ना, स्विच करोगे तो यहां पे आएगा हमारे पास Sn+2। अरे तो रिडक्शन हो रहा है ना +4 का, रिएक्शंस को उल्टा करोगे तभी तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब रिडक्शन हमारे पास, इसको उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे तो यही पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में होगा तो ये किस में चेंज होगा, ये हमारे पास Sn+2 से Sn+4 में, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा ना। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Sn+2, तो मैक्सिमम किसका हुआ, Sn+2 का। अब जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम किसका है, Sn+4 का। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखना, वीकेस्ट हमारे पास क्या करना है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमारे पास मिनिमम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मिनिमम होना चाहिए तो हमारे पास इस केस में मिनिमम किसका आएगा, हमारे पास जिसका मैक्सिमम है, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जिसका मैक्सिमम होगा उसी को उल्टा करेंगे रिएक्शंस, तो कौन सा आएगा। अच्छा यहां पे आएगा Mn+2 आएगा, सॉरी ये Mn+2 Br नहीं आएगा, ये हमारे पास Mn+2। तो ये रिडक्शन दिया हुआ, ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करोगे, उल्टा करोगे, तो जिसका मैक्सिमम होगा उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा Mn, यहां पे Mn+2। क्या इतनी बातें क्लियर। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, आपने एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी मेटल्स को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब यहां से देखो, हाइड्रोजन गैस तभी इवॉल्व होगा जब हमारे पास हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। देखना गौर से समझना इस पॉइंट्स को। आप जैसे रिएक्टिविटी, रिएक्शन सेकेंड नंबर आ जाएगा ना, सॉरी थर्ड नंबर, पहला हमारे पास रिएक्टिव था, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर और तीसरा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। रिएक्शन विथ एसिड्स, metal which is highly reactive than hydrogen then those metal produce hydrogen gas when it react with acid। जैसे एक रिएक्शंस मैं बता देता हूं, जैसे अगर हमारे पास जिंक है, जिंक को अगर HCl के साथ रिएक्शंस करवाओगे तो ये क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। मगर अगर आप कॉपर का रिएक्शंस करोगे एसिड के साथ तो इस केस में नो रिएक्शंस होगा। क्यों देखोगे तो, अगर देखोगे हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना कंसीडर करते थे, याद करो 0। अरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना करते थे, 0। तो जिंक का देखोगे 0.74 आएगा प्लस में, कॉपर का आएगा माइनस में 0.34, तो 0 से कम है तो नीचे आएगा, ये लेस रिएक्टिव हो गया और ये मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव जो होगा वो हमारे पास रिएक्शंस करेगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर मतलब जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो सारे मेटल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस करेंगे इवॉल्व, और जो हमारे पास जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है
वो सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ, एसिड के साथ नो रिएक्शंस। तो आप जैसे सुनते थे ना कि एक छोटा सा कि दही, वो दही दही जो है ना वो हमारे पास पीतल उतल में नहीं रखते थे, सुने हो? क्यों? कि दही में क्या होगा, एसिड होगा। अगर एसिड होगा तो एसिड हमारे पास वो जो कंटेनर है वो उसमें क्या होगा, आयरन होगा, आयरन होगा। आयरन क्या है, एसिड में जो H प्लस है उससे ज्यादा रिएक्टिव, केमिकल चेंज कर देगा और वो पॉइजनस हो जाएगा। बात समझ में आया? ये सेम चीजें यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, तो गौर से देखना, अगर हमारे पास ये देखो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन रहा, तो यहां से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं वो अगर एसिड में डालोगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि देखो अगर ये मेटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, इसको गेन करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? और गौर से देखोगे जो हमने अभी एक सिंपल सा रिएक्शंस लिखा, वो कुछ नहीं है, काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। देखो कॉपर क्या किया, सॉरी कॉपर तो रिएक्शन नहीं है, जिंक हमारे पास क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ZnCl2 बना दिया, और हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये काइंड ऑफ क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शंस है। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होगा हाइड्रोजन को हटाएगा, और हाइड्रोजन को हटाएगा तो किसमें निकलेगा, वो हाइड्रोजन गैस में। क्या बात समझ में आ गया, लिख लो। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाला, तो यहां से एक सीधा सिंपली बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका हमारे पास पॉजिटिव होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका भी पॉजिटिव होगा, वो हाइड्रोजन H2 गैस formed when it dipped into acid, कि एसिड में हमारे पास अगर हम डालेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। लिख लीजिए। ये सबको समझ में आ गया, बढ़े आगे। अब हमारे पास जो डाइट हमने बात नहीं किया था, मगर फिर भी वो उसका क्वेश्चन हमने ट्राई किया था, एक जो आयोडीन और आयोडाइन ब्रोमाइड आयन नहीं लिखे थे ना, उसी का क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो हमने नहीं किया था, तो डिस्प्लेसमेंट कौन, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। वो मेटल हो या नॉन मेटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिख लिए, जल्दी करवा लिखे। हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास चौथा एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल में भी हो सकता है और नॉन मेटल में। तो सबसे पहला हमारे पास सीधा सिंपली मेटल में देखेंगे। अगर जब हम मेटल्स की बात करेंगे, जब हमारे पास मेटल्स की बात करेंगे तो सीधा सिंपली लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स। मोर रिएक्टिव मेटल कैन replace less reactive मेटल। क्लियर। और मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव। या जो हमने सीरीज पढ़ा लिथियम से फ्लोरीन तक, तो जो जितना ऊपर होगा वो जितना ज्यादा रिएक्टिव, जो जितना नीचे होगा वो कम रिएक्टिव। अगर हम दूसरा बात करेंगे कि नॉन मेटल्स के लिए तो हमारे पास वही सेम चीज आ जाएगा। हमारे पास मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होगा,
नॉन मेटल जो होगा कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। क्लियर? अब जैसे देखना, दो एग्जांपल्स हमारे पास करते हैं। जैसे अगर हमारे पास जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में अगर हमारे पास कैल्शियम अगर ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास ये रिएक्शंस पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? कैल्शियम और जिंक, याद करो भारत सरकार का लेके नाम, मांगो आलू मकान पानी, तो वहां पे ऊपर ही आएगा, कैल्शियम ऊपर आना चाहिए, जिंक बाद में आना चाहिए। कैल्शियम है ऊपर, कैल्शियम नीचे है ऊपर है? कैल्शियम ऊपर है तो ऊपर ज्यादा रिएक्टिव होगा ना रे, जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव। लिथियम सबसे मोर रिएक्टिव, तो जो ऊपर कैल्शियम है या जिंक है? कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या हो गया? मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है। सीओ हद है यार, कॉपर सल्फेट वाला भी हम लोग, तो ये क्या करेगा? अगर ये हमारे पास मोर रिएक्टिव है और ये हमारे पास लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव क्या कर देगा? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और बन जाएगा जिंक। तो जिंक और कॉपर के साथ ही इन लोग को जरूरी नहीं है, कोई भी होना चाहिए ना। तुम्हारा क्या बोल रहे थे, हमको खुद नहीं पता ना तुमको पता है। चलो दूसरा देखना, अब और बताना, अगर हमारे पास निकेल सल्फेट है और अगर इसमें हम Au डालें, गोल्ड डालें, तो क्या ये रिएक्शंस पॉसिबल होगा? रिएक्शन पॉसिबल होगा? इस केस में हमारे पास ये नो रिएक्शंस, क्योंकि ये जो गोल्ड होता है वो हमारे पास कैसा है? लेस रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को थोड़ी भी डिस्प्लेस कर देगा। और एग्जांपल करें, चलो अभी हमारे पास FePO4 है, ये हमारे पास 2 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है। इसका रिएक्शंस हमारे पास करेंगे निकेल के साथ। अब और बताना, आयरन का 2 जगह पे आया है, +2 और +3, तो ये जो आयरन का वो कितना है? +2 है। तो आयरन +2 से निकेल का देखना है आपको। ये निकेल आई थिंक नीचे आना, ऊपर आएगा। सीडी निकालकर जलाकर फेंको, सीडी नीचे फेंको, सीडी नीचे, नीचे Ni नीचे आएगा ना, आयरन ऊपर है, जलाकर फेंको नीचे, फेंको नीचे। एक मिनट रुक जाओ, हमारे पास Fe और हमारे पास निके, अच्छा सीडी फेंको। देखो ये Fe और निकेल नीचे तो है, कहाँ तुम्हारे पास? तुम देख रहे थे ये वाला आयरन, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन है? +3। यहाँ पे आयरन कितना है? इसीलिए बोल रहा हूं ना, तो वो थोड़ा सा देखिए, आयरन आयरन मत देख लीजिएगा। आयरन +2 में भी और +3 में, तो +2 वाला था ना, तो +2 वाला ज्यादा रिएक्टिव, निकेल कम रिएक्टिव। तो कम रिएक्टिव निकेल जब हम ऐड किए हैं तो निकेल हमारे पास निकेल रिप्लेस नहीं करेगा। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास लेस रिएक्टिव और ये क्या हो गया? मोर रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव तो थोड़ी रिप्लेस करेगा, तो इस केस में भी हमारे पास नो रिएक्शन। अब आते हैं मेटल्स के केस, नॉन मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में आपको बताना है कि जैसे अगर हमारे पास Ki है और इसका रिएक्शंस करेंगे Br2 के साथ, यहां पे क्या रिएक्शंस पॉसिबल होगा? मतलब ये रिएक्शंस बस मैं लिख दे रहा हूं, KBr प्लस हमारे पास I2। रिएक्शंस बैलेंस नहीं करना, आपको बताना है रिएक्शंस पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? कौन रिएक्टिव ज्यादा है? ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, और ब्रोमीन जो रिएक्टिव होगा वो सिंपली क्या होगा? 0 से किस में जाना चाहेगा? -1 में। तो ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव, तो आयोडीन लेस रिएक्टिव। याद करो, क्लोरीन सबसे नीचे होता है, फ्लोरीन
फ्लोरीन से ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन से ऊपर ब्रोमीन, ब्रोमीन से ऊपर आयोडीन, तो आयोडीन सबसे ऊपर है तो आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव, सबसे मोर रिएक्टिव फ्लोरीन। अब बताना अगर हमारे पास KCl है, अगर हमारे पास यहां पे I2 ले लेंगे तो क्या ये रिएक्शंस पॉसिबल होगा? आयोडीन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर लेस रिएक्टिव, क्लोरीन नीचे आएगा ना, बात समझ में आया? तो इस केस में हमारे पास नो रिएक्शंस, तो वहां पे वही करना था जो आप वहां पे क्लोराइड आयन और जो आयोडाइन आयन जो ब्रोमीन और आयोडीन का था ना, तो उसमें ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन, तो वो जो हमने टाइप नहीं किया था, हमने बोला था, अब हमने रीचेक नहीं किया, बस उसको चेंज करना पड़ जाएगा। तो यही स्टेटमेंट था वही जो क्लोरीन और ब्रोमीन वाला। तो यहां पे देखो, गौर से देखोगे तो ब्रोमीन क्या होगा? रिड्यूस, आयोडीन क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो आपको ये याद रखना था, ये हमारे पास जो ब्रोमीन होगा वो हमारे पास क्या होगा? सॉरी, ब्रोमीन हमारे पास जो वो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ब्रोमीन जो होगा वो रिड्यूस होगा 0 से -1, और यहां पे आयोडीन की जगह पे क्या हो जाएगा? आयोडाइड आयन। कि आयोडाइड आयन क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडाइज। ये देखो -1 से ये किस में जा रहा है? 0 में, -1 से 0 बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज करेगा, ब्रोमीन जो होगा वो रिड्यूस होगा। क्या बात समझ में आया? तो वहां पे बस ब्रोमीन ब्रोमीन हो गया था, आयोडीन और आयोडीन हो गया था, तो एक जगह पे आयोडाइड आयन आता और एक जगह पे ब्रोमाइड आयन आता। क्लियर? तो दोनों सेम सेम हो गया, इसकी वजह से वो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था। बढ़िया, अब आगे। अच्छा, एक और रिएक्शंस लिखे जिससे पूछेंगे, बता दोगे? एक ही सुन, अब तो लग रहा है कि सबको समझ में आया। चलो, हमारे पास KBr है और F2 है, बस ये बताओ रिएक्शंस होगा या नहीं होगा? होगा। फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो दुनिया में कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स कोई भी हमारे पास नॉन मेटल होगा सबको रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये KF प्लस हमारे पास Br2। अब याद करो कि आप पढ़ते थे फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, पढ़ते थे, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। और मेटल में सबसे ज्यादा कौन? लिथियम। याद करो कि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा करते थे, कि लिथियम में पानी में डुबाते थे, मगर उसका हाइड्रेशन से तो ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर लिथियम मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। और उसी का हमने बताया था कि जो मोबाइल में बैटरी यूज करते हो उसका रीजन यही है, लिथियम आयन जो लिखा रहता है, क्योंकि उसके केस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है। तो अगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करेगा तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन तक बैटरी चलेगा। क्लियर? ये लिख लीजिए। और दूसरा एक छोटा सा बात है कि अगर आपको जैसे लिखा हुआ स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमेशा आप याद रखना कि अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मेंशन नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक यहां पे छोटा लाइन से लिख देते हैं, if standard potential is not mention that it is standard oxidation potential, it is oxidation potential or reduction potential, then always consider standard reduction potential। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो अगर मोस्टली आपके केस में क्या होगा, दिया हुआ रहेगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, मगर बाय चांस अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको हमेशा मानना है कि वो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो कितना एप्लीकेशन हो गया हमारे पास? 3, ये 4 हो गया ना, 4। तो अब हमारे पास नेक्स्ट 5वां पढ़ेंगे।
याद करो थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं, उसमें पढ़े थे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका रिलेशन पढ़े थे जी के साथ। स्पॉन्टेनियस होता है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तीन ही कंडीशन पढ़े थे। डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ होगा, नेगेटिव होगा तब कुछ होगा, और जीरो होगा तब कुछ होगा। याद है कुछ? अगर जी का वैल्यू, अगर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर घट रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो मतलब वो स्पॉन्टेनियस होगा अपने आप। अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका मतलब वो अपने आप नहीं होगा, वो हमें करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर हमारे पास अगर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो आ गया, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। पहला तो हम लोग देखेंगे पोटेंशियल निकालना, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे। चलो लिख लिया बालिके। हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन ईएमएफ या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। और स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ईएमएफ। और इसको एक और नौ टर्म से दिखाएंगे, ईएमएफ भी लिख सकते हो और ई नॉट ऑफ सेल, कि जैसे बोलते हो ना कि 5 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी है। तो ये अगर हमारे पास, अगर हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिया होता कि कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर, प्रेशर कितना 1 एटीएम, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हमारे पास उस केस में अगर हम पोटेंशियल, अगर उसी केस में अगर हम बैटरी बनाएंगे तो किसी का बैटरी का कितना हमारे पास पोटेंशियल होगा, या उसी चीज को बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल। क्लियर? चलो जैसे अगर हमारे पास, अब यहां से देखना कि किसी भी बैटरी में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल जो होगा वो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये है आपके पास फॉर्मूला। जैसे हमारे पास, जैसे देखना समझना, जैसे हमने एक सबसे शुरू पढ़ा था गैल्वेनिक सेल पढ़ा था या डैनियल सेल, उसमें याद करो कि हमारे पास Zn 2+, ये Zn में चेंज हो रहा था, डबल लाइंस करते थे, कॉपर 2+ हमारे पास किस में चेंज होता था, कॉपर में। ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास ये दे दिया हुआ है कि Zn + 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे देखो ये दे दिया हुआ ई नॉट, Zn 2+ से Zn जो जाने का पोटेंशियल है वो 0. हमारे पास 7, अच्छा माइनस में आ जाएगा, -0.74 वोल्ट दिया हुआ है। ई नॉट ऑफ हमारे पास कॉपर 2+ से कॉपर जाने का जो वैल्यू होता है वो 0.34 वोल्ट है। गौर देखो ये दोनों क्या है, रिडक्शन, Zn 2+ से 0, Cu2+ से 0, तो ये सारा क्या दे दिया हुआ हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ये हमारे पास बैटरी है जिसमें हमने जिंक और कॉपर से बनाया था, अगर इस बैटरी का अगर हमारे पास पोटेंशियल अगर निकालना है, इसका अगर पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, तो देखना हमारे पास क्या लिखा हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है हमारे पास, कॉपर वाले का, कॉपर हमारे पास 2+ से प्लस वाले में रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो वही दिया हुआ है, कितना है 0.34 वोल्ट। फॉर्मूले का हमारे पास माइनस। दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का कितना दे दिया हुआ, ये रिडक्शन ही तो है, -0.74 वोल्ट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, हमारे पास 0.34
प्लस हमारे पास 0.74। अब इनको अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 1.10 वोल्ट। तो अगर आप स्टैंडर्ड केस में अगर कॉपर और जिंक का बैटरी अगर बनाओगे तो उस समय हमारे पास कितना वोल्ट देगा? 1.1 वोल्ट। अच्छा एक मिनट रुक जाना, कहीं पे हमने ये 0.76 आएगा, 6 आएगा, डाटा हमने गलत लिख दिया। 0.76, 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, वो डाटा गलत लिख दिए। क्लियर? अब देखो यहां से कभी कभी क्या दिया रहेगा कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कोई एक फॉर्मूला याद रखना। अगर इसको आप ऑक्सीडेशन के बेसिस पे याद रखना चाहोगे कि ई नॉट ऑफ सेल जो आप याद करना चाह रहे हो वो ऑक्सीडेशन के बेसिस पे अगर याद करना चाह रहे हो तो ऑक्सीडेशन के बेसिस पे क्या पढ़े हो? आपने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर हम रिडक्शन को चेंज करेंगे ऑक्सीडेशन के टर्म्स में तो ऑक्सीडेशन जब लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो जैसे ऑक्सीडेशन में यहां पे रिडक्शन कैसा था? पॉजिटिव में। ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव में। यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा? एनोड। दूसरा, अगर आप ये चाह रहे हो कि जिस सेल में जैसा हो रहा है उसी के बेस पे फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे तो एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एनोड पे क्या होता था? ऑलवेज। कैथोड पे क्या होता था? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो अगर आप लिखना चाहते हो कि कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होता है तो इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे लिखना चाहोगे और इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हमारे पास कैथोड और ये हमारे पास एनोड। तो देखो कैथोड से कैथोड वाला लिखे कोई चेंजेस नहीं, मगर ये क्या कर रहे हो? एनोड को आप एनोड वाला में आपकी यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल और यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो नेगेटिव का यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी दिया रहेगा फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी इंटर कन्वर्टेबल है। क्लियर? तो ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। नहीं, एक एप्लीकेशन खत्म करते हैं और क्लास ही खत्म करते हैं। ये घर में लिख लोगे, एक छोटा सा बचा हुआ है बस, ये घर में कर लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। एक लास्ट हमारे पास कितना नंबर एप्लीकेशन था? ये 5th नंबर। नेक्स्ट देखना हमारे पास 6th नंबर, हमारे पास determines gives free energy, gives free energy, गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग पता कर सकते हैं किसी बैटरी का। तो अगर बैटरी का गिव्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव आया तो मतलब वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप काम करेगा। अगर हमारे पास बैटरी का अगर गिव्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब बैटरी का आपका अपने आप काम नहीं करेगा। तो यहां से समझना कुछ नहीं, आपको सीधा सिंपली जो फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट ऑफ सेल निकालना सिखा दिया था। तो ये भी जो अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये क्या है? गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये डेल्टा जी हमारे पास नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। दूसरा देखना एफ क्या हमारे पास? फराडे। अब ये फराडे क्या होता है वो समझना है। 1 फराडे जो बराबर होगा वो 96,500 कूलम होता है। ये एक्चुअली में होता क्या है वो समझना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अगर हम यही बोले कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे बोलेंगे तो 2 टाइम्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स पे बोलेंगे तो 3 टाइम्स। तो अगर हम यहां पे बोलें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लें, 1 मोल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लें तो उस पे हमारे पास जो चार्ज आएगा ये क्या आएगा? 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे एक पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स 96,500
कूलम आएगा। तो 1 फराडे क्या है, बस 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, तो वो कितना है 96,500 कूलम। क्लियर। और हमारे पास ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो अभी देखो हमने कुछ देखा, कुछ देर पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास ये था, अगर सेल था Zn 2+ से हमारे पास Zn का, हमारे पास कॉपर 2+ से कॉपर का, हम लोग यहां से निकाले थे। इसका ई नॉट ऑफ सेल क्या था हमारे पास 1.1 वोल्ट था। अब देखो हमारे पास अगर इसके लिए हम डेल्टा जी निकालना चाहेंगे तो देखो ये हमारे पास, अच्छा यहां पे एक टर्म छूट गया n हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद करो, अगर तुम याद क्या करो, लिख ही देते हैं एक छोटा सा लाइन। इसमें क्या होता था कि Zn हमारे पास 2+, जिंक हमारे पास चेंज होता था Zn +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता था। दूसरा हमारे पास क्या था, कॉपर 2+ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता था और कॉपर में चेंज होता था। तो यहां पे ओवरऑल रिएक्शंस में हमारे पास जब ये रिएक्शंस करते थे, सिंपली क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे। ओवरऑल रिएक्शंस में कोई इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आना चाहिए था, ये दो इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर देते। तो ऐसा बोल सकते 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट में भी है और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में है। अगर हमारे पास सेम नहीं होता था तो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो वो जो नंबर जो जितना सेल में आएगा कि दोनों कैंसिल हो जाए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जैसे अगर यहां पे हम बात करें तो कितने नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 2। ये 2 और 2 ऐड मत कर देना। क्लियर। जैसे अगर हमारे पास जिंक है और Ag+ वाला होता, जैसे अगर हमारे पास यहां पे अगर हम कंसीडर कर लें कि इसके जगह पे अगर हमारे पास Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करता और हमारे पास Ag बनता, तो इस रिएक्शंस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, इसमें हमारे पास क्या करते थे 2 से मल्टीप्लाई। तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है मगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कर रहे हो। तो यहां पे उस वही जो हमारे पास कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वही नंबर्स होता है n। तो हमारे पास देखो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स इस केस में हमारे पास थे 2, f का वैल्यू 96,500 और e का वैल्यू 1.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो गौर से देखना, ये हमारे पास जो नंबर है ये नेगेटिव, बाकी बात सब क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। घर में करते रहना मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास ये आपको याद होगा डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का नहीं मतलब अपने आप होगा। तो ये बैटरी अपने आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। मगर अगर ई नॉट हमारे पास नेगेटिव होता मतलब वो बैटरी का अपने आप को केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं कन्वर्ट करता। क्लियर इतनी बात है। और दूसरा लिख लो डेल्टा जी का अगर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और दूसरा डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी का वैल्यू अगर यहां से देखो डिपेंड क्या कर रहा है, 2 तो नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 96,500 एक नंबर ही है, ई नॉट पे ही डिपेंड कर जाएगा। तो अगर ई नॉट पे डिपेंड कर जाएगा तो ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल नेगेटिव, ई नॉट अगर नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो अगर ई नॉट किसी का नेगेटिव आ जाता है तो वो मतलब अपने आप काम नहीं करेगा। और दूसरा बात, अगर हम सर्किट में ऐड कर दें, बैटरी ऐड करते हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, और किसी का नेगेटिव है तो वो लोड जैसा काम करेगा। लोड मतलब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, रिलीज नहीं करेगा। और अगर किसी का वैल्यू 0 आ गया मतलब वो बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। क्लियर। तो जितना इलेक्ट्रिक कंज्यूम